एक ऐसी दुनिया जहां ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स जिनके सामने अचे अचे घुटने टेक दे। वैसी जगह पर सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस, डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के पार्ट 12 में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएं, तो प्लीज़ मेंबरशिप ज़रूर लेना। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अचानक वो मॉन्स्टर वापस उठ जाता है। एक पीले बालों वाली लड़की सबको वार्न करती है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है और सबको वहां से भागने के लिए कहती है। चैन मॉन्स्टर को वापस उठते हुए देख चौंक जाता है। मॉन्स्टर चैन को खत्म कर देता है। जैंग सबको पीछे हटने के लिए कहती है। लड़कों में से एक शू को जिम्मेदार ठहराता है। कहता है, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि वो जानवर अभी भी जिंदा है? शू शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरा शिकार है। लड़का शू पर हमला कर देता है। शू कहता है, ये पाथ ऑफ डेथ है और अगर तुम यहाँ आते हो तो कभी भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले ही पल शू उसे एक ही वार में मार देता है। ग्रुप के बाकी लोग चौंक जाते हैं। शू सोचता है, लगता है ये सब एक ही टीम के हैं, और पूछता है, तुम सब एक साथ हमला क्यों नहीं कर रहे हो? जेंग जवाब देती है, वे हमारे टीम में नहीं हैं, हमने बस रास्ते भर साथ चलने का फैसला किया था क्योंकि हम अकेले यहाँ के मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाते। पीले बालों वाली लड़की फिर से चेतावनी देती है, वो मॉन्स्टर वापस आ रहा है। शू मानता है कि उसका पिछला हमला काफी नहीं था। वो अपना भाला पकड़ता है और 100 बर्ड फीनिक्स स्किल से हमला करता है, जिससे जलती हुई आग की लहरें निकलती हैं। मॉन्स्टर हमले का सामना करता है और सीधा जमीन पे गिरता है। पीले बालों वाली लड़की हैरानी से देखती है और कहती है, ये कितना ताकतवर है। जैंग भी सहमत होती है और कहती है, मैंने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि मॉन्स्टर मर चुका है। शू आगे बढ़कर क्रिस्टल निकालता है। जैंग नोट करती है और सोचती है, अजीब है, इसका ऑरा इतना वीक है, फिर भी इसकी कॉम्बैट पावर इतनी स्ट्रांग कैसे है? ग्रुप जैंग को याद दिलाती है कि मॉन्स्टर के दांत काफी वैल्यूबल होते हैं। जैंग शू के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम कुछ दांत हमें दे सकते हो? हमारी टीम को जरूरत है, हम इसके बदले कुछ और चीजें दे सकते हैं। शू उनकी तरफ बिना देखे कहता है, मुझे दांत नहीं चाहिए, तुम रख लो। जैंग चौंक जाती है, फिर उसे थैंक यू बोलती है। वो अपनी टीम को कहती है, चलो दांत निकालो। पीले बालों वाली लड़की मजाक करती है, लगता है इसने इतनी आसानी से दांत इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये हमारी लीडर पर फिदा हो गया है। जैंग थोड़ा झल्ला कर कहती है, चुपचाप मेरी मदद करो। जब वे लोग दांत निकाल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि शू वहां से जा रहा है। आगे बढ़ते हुए शू को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में एक खाली जगह में गिर जाता है। शू सिर पकड़कर सोचता है, क्या मैं किसी गड्ढे में गिर गया? उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, ये शायद कोई सीक्रेट रास्ता है। वो दीवार को छूता है और सोचता है, कहीं ये पिछली सेंचुरी का कोई खंडहर तो नहीं? शायद ये जगह वही है जहां इंसानों और एलियन के बीच लड़ाई हुई थी। दीवार में छेद को देखकर वह सोचता है, शायद ये किसी टाइप का स्विच है। अचानक शू को महसूस होता है कि कुछ उसके पास आ रहा है। तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है और उसके पीछे पीछे उसका पूरा झुंड आ रहा होता है। शू तुरंत रेडी हो जाता है और पेयर ब्लॉसम एक्सप्लोसिव स्टॉर्म से हमला करता है। कई नोटिफिकेशंस आते हैं जो बताते हैं कि चूहे मारे गए। गहरी सांस लेते हुए वह कहता है, भले ही ये चूहे अकेले खतरनाक नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनसे लड़ना बहुत थका देने वाला है। वह मुस्कुराकर कहता है, लेकिन हाँ, ये मेहनत उतना बुरा भी नहीं था क्योंकि अब उसके पास कई क्रिस्टल आ गए हैं। शू आगे बढ़ता है। वह नोटिस करता है कि चूहे डरे हुए लग रहे थे और सोचता है कि क्या यहाँ कुछ और भी है। थोड़ा और आगे जाकर उसे एक तलवार दिखाई देती है। वह उसे रोकता है और पूछता है, वहाँ कौन है? जैंग सामने आती है और पूछती है, क्या वो तुम हो? शू हंसकर कहता है, तो ये फिर से तुम लोग हो? और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वे चूहे तुमसे डर रहे थे? जैंग समझाती है कि वे लोग भी रास्ता भटक गए थे और अचानक एक गड्ढे में गिर गए। फिर चूहों से उनका भी सामना हुआ। वह सजेस्ट करती है, क्योंकि हम बार बार मिल रहे हैं तो चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। वह अपना नाम बताती है और बोलती है, पीले बालों वाली लड़की का नाम ले है। उसके साथ खड़ा बड़ा आदमी उसका बॉयफ्रेंड जांग है और दुबले पतले आदमी का नाम पैंग है। शू भी अपना नाम बताता है और कहता है, हम सब एक ही सिचुएशन में हैं तो क्यों ना हम साथ में ट्रैवल करें। बाकी लोग अग्री हो जाते हैं और सब साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलते हुए जैंग पूछती है कि क्या यहाँ इस रास्ते के अलावा भी कोई हिडन पाथ होगा? शू अंदाजा लगाता है, ये शायद सन 2554 का कोई पुराना खंडहर है। जैंग चौंक कर पूछती है, अगर ये 100 साल से भी पुराना है तो तुम्हें कैसे पता? शू बताता है कि उसने दीवार पर खुदी हुई तारीख देखी थी और उसके पास जाने पर उसे इन निशानों में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जैंग पूछती है, जाना पहचाना मतलब? शू को एक आइडिया आता है और वह चूहों से मिला क्रिस्टल निकालता है। जैंग पूछती है, क्या ये किसी इवॉल्व्ड बीस्ट का क्रिस्टल है? शू जवाब देता है, मैंने कुछ चूहे मारे थे
और मुझे लगता है कि गोल्डन येलो चूहे का क्रिस्टल ही इस हिडन पाथ की है। जैसे ही वह क्रिस्टल को चमकते हुए खांचे में रखता है, उसका शक सही निकलता है और एक दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही वे सब अंदर जाते हैं। जैंग कहती है, पिछली सेंचुरी में इवॉल्व्ड बीस्ट के क्रिस्टल का यूज एनर्जी सोर्स के तौर पर किया जाता था। शू कामली जवाब देता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हम सिर्फ क्रिस्टल्स पर डिपेंड नहीं रह सके। उन्हें सामने कुछ नजर आता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैंग पूछती है, ये क्या है? शू धीरे से कहता है, ये पिछली सेंचुरी की कोई एक्सपेरिमेंटल लैब हो सकती है। फिर वे साइड में देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वहाँ एक म्यूटेंट है। शू समझाता है, पिछली सेंचुरी में एलियंस को हराने के लिए इंसानों ने अपना डीएनए बीस्ट के डीएनए से मिलाकर नए ह्यूमंस बनाए थे। वो इंसान अनबिलीवेबल पावर वाले थे, लेकिन बहुत क्रूअल भी थे। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया और सारे म्यूटेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। शू को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि एक सेंचुरी बाद भी इतनी भयानक चीज पूरी तरह से गायब नहीं हुई। अचानक जमीन से एक पौधा रेंगता हुआ आता है और पैंग का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सभी घबरा जाते हैं। पैंग जोर जोर से चिल्लाता है, हेल्प करो। जेंग अपना वेपन पकड़ लेती है। पैंग उल्टा होकर हवा में लटका दिया जाता है। अचानक पौधा पैंग पर हमला करता है। सब डरकर उसका नाम पुकारने लगते हैं। शू आगे बढ़ता है और पौधे को काट देता है। पौधा कटते ही पैंग जमीन पर गिर जाता है। शू देखता है कि वह बेहोश है और सबको कहता है, यहाँ से निकलो। लेकिन तभी पैंग की उंगली हिलती है और उसे उल्टी आती है और वह खड़ा हो जाता है। ग्रुप पूछता है, क्या हुआ? शू बताता है, ये कोई वायरस है जो कि उस पौधे वाले मॉन्स्टर के बॉडी में मौजूद है। तभी पैंग एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उनके पास पहुंचता है। पैंग शू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू बचता है और पैंग पर हमला करता है। शू समझाता है, ये वायरस बहुत पावरफुल है। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट इससे इन्फेक्टेड हो जाए तो वह तुरंत उसी रैंक का ज़ॉम्बी बन जाएगा। अगर उसका बॉडी घायल भी हो जाए तब भी वह चलता रहेगा, और जो भी इसके द्वारा मारा जाएगा या घायल होगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, पूरी तरह से इन्हें अपंग करना। शू पैंग पर हमला करता है और उसे अपंग कर देता है। और भी पौधे हमला करने आते हैं, लेकिन शू उनसे बचता है। शू को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ बेलेन नहीं है, बल्कि एक अननोन इवॉल्व्ड बीस्ट है। वह सबको सावधान रहने के लिए कहता है। और भी ज्यादा टेंटिकल्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप उनका सामना करती है, लेकिन जैंग फंस जाती है। शू बेलों को काटता है और कहता है, इन्हें हराना मुश्किल है। फिर वह अपनी 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल करता है और सब बेलों को जलाता है। शू को एहसास होता है कि ये बेले आग से डरते हैं। वह उसी टेक्निक से फिर अटैक करता है और उन्हें जला देता है, लेकिन बेले कांच के कंटेनर को पकड़ लेते हैं। शू चेतावनी देता है, ये कंटेनर तोड़कर म्यूटेंट्स को बाहर निकालना चाहते हैं। वह सबको उन्हें रोकने के लिए कहता है। वे हमला करते हैं, लेकिन कांच टूटने लगता है। आखिरकार कंटेनर टूट जाते हैं। हरी चमकती आंखें, बड़े पंजे और तेज दांत वाले म्यूटेंट्स क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। शू एक 3rd रैंक म्यूटेंट को देखता है और सबको कहता है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। म्यूटेंट का हाथ उसके बालों को छू जाता है, लेकिन वह जल्दी से बच जाता है। वह सोचता है, अभी मैं लगभग खत्म हो गया था। शू पियर ब्लॉसम एक्सप्लोसिव स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पलटवार करता है, लेकिन म्यूटेंट उस पर फिर से हमला करता है और शू को पीछे फेंक देता है। जैंग चिंतित होकर उसका नाम पुकारती है। अनजाने में म्यूटेंट्स उसकी तरफ खिंच जाते हैं। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर उन पर अपने स्किल का यूज करके हमला करती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, शायद ये काम न करे। तभी शू 100 बर्ड्स फीनिक्स टेक्निक से हमला करता है। आग की लपटें बरसती है और उनका रास्ता रोक देती है। सब डरे हुए होते हैं। ले पास के एक एग्जिट की तरफ इशारा करती है। सब एग्जिट की तरफ भागते हैं। उनके पीछे से वो म्यूटेंट चिल्लाता है और आग के बीच से निकलता है। शू देखता है कि कई मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे हैं। वो सबको तेज भागने के लिए कहता है। इसी बीच मॉन्स्टर्स शू के पास पहुंच जाते हैं। वह टीम को कहता है, तुम लोग पहले जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। वह सोचता है, इस खंडहर में और भी अनजान खतरे छिपे हैं, इसलिए मुझे अपनी कॉम्बैट पावर बचानी होगी और मुझे अभी रेज स्किल या बड़े हमलों का यूज करने से बचना होगा। इसके बजाय वह अपने टीचर की सिखाई हुई टेक्निक यूज करता है और पेयर ब्लॉसम एक्सप्लोसिव स्टॉर्म का इस्तेमाल करके अपने भाले से म्यूटेंट पर वार करता है। वह देखता है कि उसकी शक्ति अब सच में और भी बढ़ गई है। फिर वह अपने भाले को जोर से पकड़ता है और उसे सोर्स एनर्जी से ढककर हमला जारी रखता है। एक मॉन्स्टर मारा जाता है और शू को बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल होता है। और भी म्यूटेंट शू पर हमला करने आते हैं। शू सोचता है कि भले ही इन म्यूटेंट की स्किन बहुत स्ट्रांग है, इन्हें दर्द नहीं होता और इनसे लड़ना मुश्किल है, लेकिन ये काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स देते हैं। इस पतली गली में चारों तरफ से घिर जाना डेंजरस है, लेकिन इतने सारे म्यूटेंट से लड़ने से मुझे भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि एक म्यूटेंट मारा गया है। ले देखती है और कहती है, शू सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर मजाक में कहती है कि वह सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए ही कूल था। जैंग आगे बढ़कर शू की लड़ाई में मदद करती है। वे म्यूटेंट से लड़ते रहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट को एक और नोटिफिकेशन मिलती है कि एक और मॉन्स्टर मारा गया और उसका लेवल बढ़ गया है। अब उसका लेवल 18 है। वह सिस्टम से कहता है कि उसके 18 पोटेंशियल पॉइंट्स में से 12 पॉइंट्स ताकत में और 6 पॉइंट्स फिजिक्स में डाल दो। वह म्यूटेंट को मारना जारी रखता है और सोचता है,
अब मैं और स्ट्रांग फील कर रहा हूँ और मेरा भाला अब बहुत हल्का लग रहा है। जैंग उसे देखती है और पूछती है, तुम और भी एनर्जेटिक क्यों लग रहे हो? सोचती है कि ये लड़ाई के बाद और भी ज्यादा मोटिवेटेड क्यों लग रहा है। अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई देती है। ले पूछती है, ये क्या हो सकता है? शू कहता है, शायद इस रास्ते के दूसरी तरफ कोई एक्सप्लोजन हुआ है और ये आवाज किसी पावरफुल इवॉल्व्ड बीस्ट की हो सकती है। इस बीच म्यूटेंट अजीब आवाजें निकालते हैं और पीछे हटने लगते हैं। जैंग को आश्चर्य होता है कि क्या ये म्यूटेंट भाग रहे हैं, लेकिन शू जवाब देता है, कोई चीज उन्हें बुला रही है और सबको कहता है कि इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। वे टनल के दूसरे हिस्से में घुसते हैं और वहां वेपन्स का एक बड़ा स्टॉक पाते हैं। जांग इस स्टॉक को देखकर हैरान हो जाता है। जैंग कहती है कि ये सब पुराने लेजर वेपन्स और बॉम्ब्स हैं। अगर हम इन्हें निकालकर बेच पाए तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है, पहले हमें ये देखना होगा कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। ले कहती है, चुप रहो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास लड़ाई हो रही है। सब चुप हो जाते हैं और कान दरवाजे पर लगा लेते हैं। जांग पूछता है, क्या आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही है? जैंग अनुमान लगाती है शायद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ आए हैं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत भारी होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक तेज रोशनी और जोरदार एक्सप्लोजन होता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। शू देखता है कि वहाँ कई मार्शल आर्टिस्ट और म्यूटेंट्स में लड़ाई चल रही है और सोचता है कि ये सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। उसे पता चलता है कि जिन म्यूटेंट्स से वे पहले लड़े थे उन्हें एक इवॉल्व्ड बीस्ट ने बुलाया था। तभी एक लड़का हमले के कारण पीछे फिक जाता है, पर शू उसे बचा लेता है। लड़का उसे थैंक्स कहता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ नए हो? बाकी के ग्रुप मेंबर उस लड़के को पहचान लेते हैं और चिन फांग भी उन्हें हेलो करता है। इससे पता चलता है कि वह भी उन्हें जानता है। जैंग पूछती है, यहाँ क्या हुआ था और इतने सारे म्यूटेंट्स और मार्शल आर्टिस्ट क्यों हैं? चिन फांग बताता है, वह और उसकी अटैकिंग टीम गलती से इस इलाके में आ गए थे। ये एक टनल है जो सरफेस तक जाती है, लेकिन एक 6th ग्रेड का बीस्ट बाहर निकलने का रास्ता रोक रहा है, इसलिए हम बाहर नहीं जा पा रहे। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लड़का 6th ग्रेड बीस्ट के बारे में बताता है। वाइन बीस्ट एक बहुत बड़ा क्रीचर है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और वह उसकी डरावनी पावर्स का डिटेल बताता है। जैंग पूछती है कि तुम लोगों ने इतने पावरफुल बीस्ट से लड़ने की हिम्मत कैसे की? चिनफंग जवाब देता है, उस इवॉल्व्ड बीस्ट ने बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और जब तक वे उसे खत्म नहीं करेंगे हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शू कहता है, 6th ग्रेड के बीस्ट से लड़ना बेवकूफ़ी है। लड़का कहता है कि भले ही वाइन बीस्ट से लड़ने में बहुत रिस्क है, पर एक 6th ग्रेड का क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती होता है। वह यह भी बताता है कि ल्यू ने 2nd ग्रेड का स्केल ग्रेनेड इस्तेमाल किया था, जिससे बीस्ट जरूर घायल हुआ होगा। उसी समय अचानक एक और ब्लास्ट होता है। वार्निंग दी जाती है कि वाइन बीस्ट बाहर आ रहा है और सभी को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह घायल है। शू बताता है कि वे बेलें उस बीस्ट का हिस्सा हैं जिनके मदद से वह इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहा है। वह देखता है कि बेलें इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि पूरा खंडहर उसके कंट्रोल में लग रहा है। इसी बीच म्यूटेंट्स पास आने लगते हैं। ल्यू ग्रुप को दो हिस्सों में बांटने के लिए कहता है। एक टीम म्यूटेंट्स को रोकेगी और दूसरी वाइन बीस्ट को हराने पर फोकस करेगी। एक टीम कॉन्फिडेंस के साथ म्यूटेंट्स पर हमला कर देती है। शू सभी को चेतावनी देता है कि म्यूटेंट्स को वाइन बीस्ट कंट्रोल कर रहा है। वह सोचता है कि अचानक उसे इतना लड़ने का इच्छा क्यों हो रहा है और यह एहसास कितना अजीब है। बीस्ट शू को देखता है और उस पर हमला करता है, लेकिन शू पलटवार करता है और उसे दूर फेंक देता है। जैंग हंसती है और एक म्यूटेंट पर हमला कर देती है। शू आगे बढ़ता है और अपने चारों तरफ हो रही लड़ाई पर ध्यान देता है और सोचता है कि जांग और उसके टीम के बाकी मेंबर्स बिल्कुल उन लॉबी में लड़ रहे मार्शल आर्टिस्ट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। शू सोचता है कि जब लोग हद से ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं तब उनका कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाता है। शू अपने भाले से म्यूटेंट्स को खत्म करता है और चारों तरफ देखता है कि सभी म्यूटेंट्स खत्म हो चुके हैं। जैंग वाइन बीस्ट की ओर इशारा करती है जो अपने हार के कगार पर होती है। बाकी लोग चिल्लाते हैं, हमला करते रहो, हम जिद के करीब है। लेकिन वे क्रिस्टल कौन लेगा इस बात पे झगड़ने लगते हैं। जैंग शू को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन शू उसका कंधा पकड़कर पूछता है कि क्या उसने खुद में कोई चेंज नोटिस किया है। वह उलझन में लगती है। शू समझाता है, जब से वे लॉबी में आए हैं ल्यू को छोड़कर सभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। वह कहता है कि शायद ग्रेनेड में एड्रेनलिन बढ़ाने वाली गैस थी। इस तरह के गैस टेम्परेरीली कॉम्बैट पावर बढ़ाती है, लेकिन शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। यही रीजन है कि सब बेकाबू होकर बीस्ट पे टूट पड़े हैं। जैंग ल्यू पे आरोप लगाती है कि वो सबको चारे के जैसे इस्तेमाल कर रहा है। शू जवाब देता है कि ल्यू असल में सबको गुमराह कर रहा है ताकि बीस्ट थक जाए और वह आसानी से लूट ले सके। बीस्ट अभी भी जिंदा होता है और ग्रुप लगातार उस पर हमला करता रहता है। तभी एक लड़का शॉक हो जाता है। उसे दिखता है कि उसका साथी वायरस के कारण म्यूटेट हो गया है। वो सबको सावधान रहने के लिए कहता है। कई लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और हमला करने के लिए पास आने लगते हैं। जांग देखता है और कहता है कि वे सब म्यूटेट हो गए हैं। जैंग कहती है कि लकीली अब हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है
और म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए कहती है क्योंकि इवॉल्व्ड बीस्ट मार्शल आर्टिस्ट्स को अपने पपेट्स में बदल रहा है और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। शू कहता है ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लियो ऐलान करता है कि वे मेरे साथी नहीं हैं और उन्हें मार डालने का ऑर्डर देता है। वह अपने पावरफुल अटैक स्किल से बीस्ट पर हमला करता है, जिससे वह बीस्ट गिर जाता है और हार जाता है। ग्रुप में सभी मेंबर सिक्स्थ रैंक के बीस्ट को हारते देखकर उसकी तरफ क्रिस्टल के लालच में दौड़ते हैं। सब चिल्लाते हैं कि ये उनका है और फिर से बहस शुरू हो जाती है। लियू हमला करता है और सबको खत्म करने का ऑर्डर देता है। जैंग शू से पूछती है क्या हम भी क्रिस्टल लेने जा रहे हैं। शू जवाब देता है हम बिल्कुल जा रहे हैं क्योंकि ये लियू को नहीं मिलना चाहिए। लियू ऐलान करता है क्रिस्टल मेरा है और कोई भी इसे नहीं ले सकता। शू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शू हमला करने वाला होता है, लियू मुड़कर पूछता है क्या तुझमें मुझसे क्रिस्टल लेने की हिम्मत है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि तूने ग्रेनेड में एड्रेनलिन यूज करके सबको अपने चारे के जैसे इस्तेमाल किया ताकि सब कुछ तेरा हो सके। बाकी लोग भी ये सुन लेते हैं और गुस्से में लियू पर हमला करने के लिए पास आते हैं। तभी लियू उन्हें कमजोर और घमंडी कहकर मजाक उड़ाता है और शू पर काउंटर अटैक करता है। शू को पता चलता है कि लियू जरूर किसी एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी वह उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। शू अपनी जजमेंट स्किल से हमला करता है और ल्यू को दूर फेंक देता है, जिससे एक धमाका होता है। गुस्से में ल्यू रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स उसे हराने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे इस धोखे का बदला लेने के लिए हमला करते हैं। उनमें से एक शू के तरफ बढ़ता है और कहता है साइड में हो जा, ये क्रिस्टल मेरा है, और चेतावनी देता है कि अगर शू ने इसे लेने की हिम्मत की तो उसे भी मार दिया जाएगा। शू अपनी पेयर ब्लॉसम स्टॉर्म स्किल का यूज करता है, लेकिन तभी शू देखता है कि बीस्ट फिर से आगे बढ़ रहा है। कंफ्यूज होकर वह सोचता है क्या ये मरा नहीं हुआ था। नए उम्मीद के साथ वह इसे एक और मौका मानता है और 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल से हमला करता है और आखिरकार उसे मार देता है। एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन शू सिस्टम से सवाल करता है कि 6 रैंक बीस्ट को हराने के बाद भी सिर्फ 8 मिलियन से थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स ही क्यों मिला है। उसे याद आता है कि उसका डैमेज 40% से भी कम था, इसलिए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मिला है। जैसे ही वह क्रिस्टल लेने आगे बढ़ता है, लियू गुस्से से चिल्लाते हुए आता है उसे हाथ भी नहीं लगाना, ये क्रिस्टल सिर्फ मेरा है। लियू तेजी से उसके पास आता है और लगातार हमले करता है। शू को एहसास होता है कि जैसा उसने सोचा था, वह 5th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को अकेले नहीं संभाल सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगा, इसलिए वह अपनी आखिरी चाल चलता है और रेस स्किल का इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकत पेयर ब्लॉसम स्टॉर्म स्किल में डाल देता है। लियू हैरान होकर सोचता है शू अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि लगता है एक मार्शल आर्टिस्ट उतना भी स्ट्रांग नहीं होता जितना दिखता है, और फिर से अटैक करता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसकी मार्शल टेक्निक अब और भी पावरफुल हो गई है। घायल ल्यू सोचता है कि क्या ये उसका सबसे स्ट्रांग अटैक नहीं थी। शू अपनी पावर का यूज करता है और ल्यू का मजाक उड़ाते हुए वहां से भाग जाता है। क्रोधित ल्यू कसम खाता है कि वो उसे मार देगा। इसी बीच शू को एक बंद दरवाजा मिलता है और वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। ल्यू उसकी तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है बड़े सपने देखना बंद कर। प्रोटैगोनिस्ट दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार उसे खोल लेता है। लियू अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन में मारा जाता है। शू के पास और भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जिसमें लिखा होता है कि वह अब लेवल 19 तक पहुंच चुका है और उसे 19 पोटेंशियल पॉइंट्स मिले हैं। शू कहता है कि उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है और मानता है कि वेपन रूम से मिले बॉम्ब के बिना वह 5th रैंक मार्शल आर्टिस्ट को कभी नहीं हरा पाता। वह सिस्टम से कहता है कि सारे 19 पोटेंशियल पॉइंट्स को स्ट्रेंथ, पावर, फिजिक्स और एजिलिटी में बांट दिया जाए। जैंग और उसकी टीम शू के पास आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। शू जवाब देता है हाँ मैं ठीक हूँ। जैंग उससे पूछती है वो 5th रैंक मार्शल आर्टिस्ट कहाँ गया जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। शू बताता है कि वो बॉम्ब द्वारा मारा गया। सब हैरान रह जाते हैं। प्रोटैगोनिस्ट सजेस्ट करता है कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और इस रूइंस को छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई गिरे हुए बॉडीज मिलते हैं। वे कहते हैं कि लगता है अब सिर्फ वही लोग बचे हैं। शू कहता है कि पहले घायलों की देखभाल की जाए। पानी पीते हुए वह देखता है कि वाइन बीस्ट की डेड बॉडी में कई यूजफुल चीजें हैं और शायद दूसरे वॉरियर्स ने भी कुछ वैल्यूएबल आइटम्स छोड़ी है। 1 घंटे बाद शू पूछता है क्या सब रेडी हैं जाने के लिए। ली हाँ में जवाब देती है। जांग पूछता है क्या आगे बढ़ने से हम रूइंस से बाहर निकल जाएंगे। फैंग कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं इस एरिया में घूमते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन आगे कोई और रास्ता नहीं दिखता। शू को एक और लोहे का दरवाजा नजर आता है और वह मजाक में कहता है कि इन दरवाजे के डिजाइन में क्रिएटिविटी की कमी है। शू सबको कहता है चलो एक साथ धक्का लगाओ। दरवाजे के खुलने पर वे कंट्रोल रूम को देखकर शॉक हो जाते हैं। जैंग को याद आता है कि फैंग ने कुछ टेक्निकल नॉलेज सीखी थी और वह पूछती है क्या तुम कंट्रोल स्टेशन एक्टिव कर सकते हो। फैंग जवाब देता है ये इक्विपमेंट बहुत पुराने हैं और मैं इनसे फेमिलियर नहीं हूँ।
इसलिए हमें यह समझना होगा कि इसे कैसे चालू किया जाए। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि इस अंडरग्राउंड रूइंस में शायद क्रिस्टल सोर्स एनर्जी की तरह काम करते हैं और उन्हें ऐसा डिवाइस ढूंढना होगा जिसमें क्रिस्टल फिट हो सके। वह एक बॉक्स खोलता है और कहता है, ये एनर्जी सोर्स बॉक्स है। अंदर उसे कई खाली स्लॉट्स दिखते हैं और वह उनमें क्रिस्टल्स डालना शुरू कर देता है। वह इरिटेट होकर सोचता है, ये इतनी एनर्जी क्यों ले रहा है, और तब तक क्रिस्टल्स डालता रहता है जब तक सारे स्लॉट्स भर नहीं जाते। शुरुआत में कुछ नहीं होता और वह निराश हो जाता है। तभी अचानक क्रिस्टल्स लाइट बीम्स छोड़ने लगते हैं। शू देखता है कि सिस्टम एक्टिव हो गया है। जेंग पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें स्विच मिल गया? शू जवाब देता है, मुझे पावर बॉक्स मिला है और मैंने 20 क्रिस्टल्स की मदद से कंट्रोल रूम स्टार्ट किया है। चिन फैंग बताता है कि ये सेंट्रल टेलीपोर्टेशन स्टेशन है और अब हम यहाँ से जा सकते हैं। शू पूछता है, क्या तुम्हें इसे चलाना आता है? चिन फैंग कॉन्फिडेंस से कहता है, इसे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वह एक लीवर खींचता है। अचानक नीली लाइट से घिरा एक सर्कल नजर आता है। खुद को टैलेंटेड बताते हुए वह कहता है, ये टेलीपोर्टेशन स्टेशन हमें बाहर निकाल देगा। वह वार्निंग देता है कि क्रिस्टल ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे और सबको टेलीपोर्टेशन पैड पर अपनी जगह लेने को कहता है। वे स्टेशन पर कदम रखते हैं। नीली रोशनी उन्हें घेर लेती है और वे दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चिन फैंग खुशी से चिल्लाता है, आखिरकार हम वहां से निकल गए। जांग कहता है, हम एक और दिन देखने के लिए जिंदा हैं। शू सुझाव देता है कि अब हमें यहीं अलग हो जाना चाहिए। जैंग पूछती है, तुम आगे कहाँ जाओगे? प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ली चिढ़ाते हुए कहती है, लगता है हमारी लीडर उसे जाते हुए नहीं देख पा रही। पूछती है कि क्यों ना हम उसका पीछा करें। जैंग उसे चुप रहने के लिए कहती है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले, तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।